आज के मुख्य समाचार। बागवानों के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार घिरी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव टाल रही सरकार, जयराम ठाकुर। प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला। जिला परिषद चुनाव में देरी पर भाजपा का प्रदर्शन। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में ऐतिहासिक उछाल। जिला परिषद व बीडीसी चुनावों में देरी पर भाजपा का प्रदर्शन। केपीएल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट घनागूघाट सेमीफाइनल में। एनडीपीएस मामलों में शिमला पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अब समाचार विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर पंचायत, नगर निकाय और जिला परिषद चुनावों के जनादेश का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों में लगभग 70% स्थानों पर भाजपा समर्पित प्रधान और उप प्रधान चुने गए हैं तथा नगर निकायों और जिला परिषदों में भाजपा को व्यापक जन समर्थन मिला है। इसके बावजूद सरकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव जानबूझकर टाल रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार हॉर्स ट्रेडिंग और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो भाजपा इस मुद्दे पर अदालत से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगी। बात इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हर हाल में चुनाव नहीं करवाना चाह रही थी। शायद उनको इस बात का आभास था जिस प्रकार का उनका काम करने का तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में रहा है। अगर पंचायत के और शहरी निकाय के अगर चुनाव हो जाएंगे, परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, उनके विरोध में होगा, इसलिए वो चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। उस संदर्भ में क्या क्या किया, उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि हम एक बार नहीं अनेकों बार आपसे चर्चा कर चुके हैं। आखिरकार चुनाव की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की कि 31 मई से पहले आपको चुनाव हिमाचल प्रदेश में संपन्न करवाने हैं। अगर चुनाव संपन्न कराने की 31 मई की अगर तारीख का जिक्र है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो होना तो ये चाहिए था कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया 31 मई तक संपन्न हो जानी चाहिए थे, जिसमें नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया भी पूर्ण होनी चाहिए थी। लेकिन लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि वर्तमान कांग्रेस की पार्टी का भरोसा ही समाप्त हो गया। बड़ी विचित्र परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, ईवीएम से वोटिंग हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, आनंद के साथ उन्होंने सरकार बनाई, जनमत का फैसला जो आया था उसको हमने भी स्वीकार किया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर चुनाव लोकसभा का हुआ तो कहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम की वजह से चुनाव को प्रभावित किया गया। बिहार में चुनाव हुआ, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, तो उसमें भी इसी बात को लेकर के जहां कांग्रेस की हार होती है वहां कहते हैं कि चुनाव जो है वो ईवीएम के कारण प्रभावित हुआ है। इसलिए उनकी जो मनस्थिति है उस मनस्थिति को देख करके सचमुच में बड़ी हैरानी होती है। आखिर सोच किस प्रकार की है। और हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तो नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव तो ईवीएम के माध्यम से हुए। ये चुनाव तो बैलेट से हुआ, जहां
कांग्रेस के नेताओं ने भी वोट डाले, कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता ने वोट डाले, भारतीय जनता ने भी वोट डाले। सभी तरह के साजिश और षड्यंत्र के माध्यम अपना करके इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि शायद मुख्यमंत्री का जो आकलन था चुनाव से पहले, जिनको लग रहा था कि चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, इसलिए डिजास्टर एक्ट लगा दिया। डिजास्टर एक्ट लगाने के साथ साथ में कई तरह के जो प्रयास किए गए, उनका आकलन सही कि चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं था। और जब चुनाव का परिणाम आया तो परिणाम भी सचमुच में ऐसे ही आए जिस बात का मुख्यमंत्री को डर था, कांग्रेस की सरकार को डर था, कांग्रेस के नेताओं को डर था, वो सही साबित हुआ। पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को चुनाव हुए। और क्योंकि पंचायत प्रधान, बीडीसी, पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के चुनाव का परिणाम उसी दिन, जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन घोषित होता है। और पंचायत प्रधानों के संदर्भ में अगर मैं कहूं, लगभग हिमाचल प्रदेश में 70% पंचायत के प्रधान, उप प्रधान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये चुनाव तो है, ये पार्टी के सिंबल पर नहीं हुए। हाँ, पार्टी के सिंबल पर नहीं हुए, लेकिन इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हमने देखा कि जनता ने कांग्रेस के चेहरों को चुन चुन करके, ढूंढ करके हराया पंचायत के चुनाव में, और जनता ने चुन चुन करके, ढूंढ करके भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को जिताया। ये हकीकत है, ये सच्चाई है जिसको उनको स्वीकार करना चाहिए। और उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए बात यह भी आती कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं, तो हम आगे बढ़ करके अगर बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में 4 जगह नगर निगम के भी चुनाव हुए जो पार्टी के सिंबल पर हुए। धर्मशाला में, मंडी में, पालमपुर में, सोलन। और 4 जगह जो चुनाव के परिणाम आए हैं, 4 में से 3 जगह, 3 नगर निगम में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। धर्मशाला में हम लोग 12 स्थानों पर जीते हैं, 11+1 एक निर्दलीय है तो हमारे समर्थन में खड़े हैं। मंडी में 14 नगर निगम की वार्ड में से सिर्फ 1 जगह कांग्रेस को जीत मिली है, 1 जगह, मात्र 1 जगह। 12 जगह भारतीय जनता पार्टी, 1 जगह निर्दलीय। सोलन में भी भारतीय जनता पार्टी 10 जगह जीती है, और 10 के बाद फिर 1 जो है निर्दलीय है, वो भी हमारे समर्थन में, हमारे सहयोग के लिए तैयार है। उसके संदर्भ में क्या कहते हैं, जब पार्टी का सिंबल था तो पार्टी के सिंबल में भी 4 जगह में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो मुख्यमंत्री को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए था। ये जनमत है, जो जनादेश आए, मैं इसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उसके बाद आगे बढ़कर के अगर आप देखें, हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक समिति के चुनाव का परिणाम 31 तारीख को, और जिला परिषद का चुनाव के परिणाम भी 31 तारीख को घोषित हुए। अभी तक ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में जहां जहां चुनाव हुए हैं, जहां चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव हुए हैं, अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत उसमें हुई।
और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद के मात्र 3 जगह चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव हुए हैं। मात्र 3 जगह, किन्नौर, बिलासपुर और सिरमौर। तीनों जगह कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए खड़ा नहीं कर पाई। सर्वसम्मति से चुनाव हुए। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के हम आप सबके बीच में बात करने के लिए आए हैं, जनमत आने के बावजूद भी, और जनमत भी वो जनमत है जो जमीन का है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे मूल इकाई पंचायत होती है। वहां का जनादेश आया है, यानी कि जमीन से आवाज आई है। जमीन से आवाज यह आई है कि जमीन कांग्रेस के पांव तले खिसक चुकी है। मुख्यमंत्री को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार प्रदेश को लूटने का सर्टिफिकेट बांट रही है और शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और जनता पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और कूट प्रबंधन के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। राणा ने यह भी कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है और युवाओं को रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो भाजपा सड़कों पर उतरकर जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। कि पिछले 3.5 साल में सरकार को जो है वो प्रदेश सरकार से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना केंद्र सरकार से विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए पैसा मिला, तीसरा सरकार ने 3.5 साल में कितना लोन दिया, और ये टोटल पैसा जो है 3 जगह से जो इकट्ठा हुआ, स्टेट रेवेन्यू, लोन, सरकार से, ये सारा पैसा मिला के 3.5 साल में कहां खर्चा? क्योंकि प्रदेश की सरकार ना तो ठेकेदारों की पेमेंट दे पा रही है, ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। विकास के सारे प्रोजेक्ट जो है वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। इसलिए प्रदेश की जनता जो टैक्स पेयर्स है ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये पैसा जहां कहां है। इसलिए सरकार स्विच पत्र जारी करे कि हमारे पास टोटल इतना पैसा आया, यहां हमने खर्चा। प्रदेश की जनता को आशंका है इस पैसे का दुरुपयोग करके, इस पैसे की जो लूट मची हुई है ये कहां जा रहा है। दूसरा, मैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को पूछते हैं, कहते हैं कि केंद्र सरकार प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। दूसरा, प्रदेश सरकार के सुक्खू सरकार के ही मंत्री केंद्र सरकार द्वारा थोक में जो प्रदेश को उसका मंत्री धन्यवाद कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुक्खू सरकार को कैबिनेट में फैसला कर लेना चाहिए कि भी आलोचना ही करनी है तो सब आलोचना करें। मंत्री तारीफ करते हैं और मुख्यमंत्री आलोचना करते हैं, इसलिए आपस में तालमेल ठीक करें। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 अप्रैल जो कि प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के लिए होता है, हिमाचल प्रदेश रिकांगपिओ में अपनी जनसभा में, अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में कई तरह की उन्होंने बातें कही। सबसे पहला झूठ कि उन्होंने वहां ये कहा कि मैंने जो 10 गारंटियां दी थी पूरी कर दी। सारे मीडिया ने वो खबर कैरी करी। तो हम मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि जो 10 गारंटियां दी वो रात के अंधेरे में लागू करी है कि हकीकत में लागू करी है? कितनी महिलाएं हैं? विधानसभा में सवाल पूछा जा रहा है तो प्रश्न का जवाब आया कि 3400 कुछ महिलाओं को जो है
वो 1500 रुपया दिया है, तो यहाँ तो 25 लाख महिलाएं, 300 यूनिट किसको बिजली फ्री दिया गया, किसको 3.5 साल में 1 लाख नौकरी देने का सालाना इन्होंने वायदा किया था, 3.5 लाख नौकरी किसको दी। इसलिए सफेद झूठ मुख्यमंत्री बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 15 वहां पर घोषणा करी, जो कि न्यूज़पेपर में प्रमुखता से छपा कि हिमाचल दिवस पर क्लास 1 और क्लास 2 की सैलरी डेफर करने का आदेश वापस। अब मुझे बताइए, 15 तारीख को ये मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि अधिकारियों की जो सैलरी डेफर करने का मैंने निर्णय लिया था उसको मैं वापस लेता हूं, और 15 तारीख के बाद 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री बताएं कि उन्हीं की सरकार ये नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें कैटेगरी करी चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक एसपी रैंक तक कई अधिकारियों जो क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी हैं, उनकी सारी की सारी अधिकारियों की सैलरी को डेफर करने की नोटिफिकेशन जारी होती है। मेरा प्रश्न ये है, प्रदेश में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक के जितने मुख्यमंत्री रहे सबसे झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया, और इनका रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक में पहुंच गया। तो जो है प्रदेश की सरकार को और प्रदेश के खजाने को जिस तरीके से लूटने में व्यस्त है, मेरी सलाह है मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री को किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके चेक करवाएं, क्योंकि यहाँ कुछ बोलते हैं बाहर जाके भूल जाते हैं या ध्यान नहीं करते हैं। तो इनको मुख्यमंत्री को चेक कराना चाहिए फिजिकली कि क्या इनको प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपनी बातें कह के अब मुकर जाते हैं। अब इससे बड़े सबूत क्या होंगे कि वहां पर बोल रहे हैं कि मैं 10 गारंटियां पूरी कर दी, वहीं पर घोषणा कर रहे हैं कि मैं सैलरी को डेफर कर देता हूं, और तीसरे दिन नोटिफिकेशन कर देते हैं। अच्छा, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मैंने 10 गारंटियां पूरी कर दी। अरे जिस प्रदेश में जा रहे हैं उस प्रदेश की बात करो, उस प्रदेश को जहां से चुनाव हो रहा है, वो उस जिस पार्टी के प्रचार के लिए गए हैं उसकी बात करो कि आपको इस राज्य में हमारी पार्टी ये देगी, तो कहते हैं हिमाचल प्रदेश में हमने पूरी की पूरी गारंटियां पूरी कर दी। झूठ के थोक के व्यापारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री से लोगों का विश्वास 100% हो चुका है। जिला परिषद बीडीसी और नगर निकायों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शिमला जिला इकाई द्वारा शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद भाजपा के जिला परिषद सदस्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया। भाजपा के वार्ड नंबर 14 से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार जानबूझकर जिला परिषद और बीडीसी सदस्य एवं उपाध्यक्ष के चुनाव टाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों में जनता ने भाजपा समर्पित उम्मीदवारों को बहुमत दिया है, लेकिन सरकार इस जनादेश को स्वीकार करने के बजाय चुनाव प्रक्रिया में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखेगी। वहीं रामपुर के बगलेती वार्ड से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य रानू कुंड ने कहा कि जनता ने अपना फैसला स्पष्ट रूप से सुना दिया है, लेकिन सरकार चुनाव नहीं करवा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और सरकार को जल्द से जल्द अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन और तेज करेगी। सरहान से भाजपा के जिला परिषद सदस्य अतुल शर्मा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव परिणाम में आने के बाद भी जिला परिषदों और बीडीसी का गठन अधूरा रखा गया है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए सरकार को बिना किसी देरी के चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक कारणों से चुनाव टाल रही है, जिसे भाजपा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। मैं गोरली मड़ावक वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, और आज एक बैठक
हमारी रखी गई थी। जिस प्रकार से पहले भी यहाँ पर आदरणीय केशव चौहान जी ने कहा कि हमारी जो ओथ सेरेमनी थी उस दिन भी ना मीडिया को वहाँ माना गया और हमारे परिजनों को भी उसमें भाग नहीं लेने दिया। और आज इसी प्रकार से एक और बैठक ले ली जिसका जो कि पूरी तरह से जो हमारा पंचायती राज एक्ट है और पंचायती राज इलेक्शन रूल है उसका वो टोटली वायलेशन है। जो हमारी पंचायती राज एक्ट की सेक्शन 91 है उसके मुताबिक बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को होता है और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज इलेक्शन रूल की सेक्शन 86 के मुताबिक जो है पहली बैठक जो पंचायती राज की है उसका मतलब है कि या तो ओथ के लिए वो बैठक बुलाई जाएगी या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए वो बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सारे कानूनों को दरकिनार करते हुए इस प्रकार की एक बैठक रखी है परिचय बैठक के नाम पर और वो पूरी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हमारा चुनाव है उसको प्रभावित करना चाहते हैं। इस मंशा से ये बैठक रखी गई है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पहले ही 6 महीने का डिले पंचायती राज के चुनाव में किया गया और उसके बाद जिला परिषद और बीडीसी के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपमान किया गया। तो इस सभी का हम विरोध करते हैं और इस प्रकार की बैठक जो है नहीं होनी चाहिए। कानून में इस प्रकार की बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। हम इस बैठक का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। बिना चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन से ये अध्यक्षता में ये बैठक नहीं हो सकती थी, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो इसकी तारीख है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव की उसकी घोषणा करें। से बना हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से कांग्रेस सरकार के द्वारा जो ये पंचायती राज के खिलाफ बहुत पहले से चल रहा है। पहले तो ये इलेक्शन ही नहीं होने देना चाह रहे थे। जब 6 महीने बाद कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन हुआ, फिर जब हम चुन के आते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं बीडीसी और जिला परिषद सिर्फ 1 दिन के लिए होते हैं। उसके बाद इन्होंने ये जो मीटिंग रखी है आनंद फानन में, इसका हम विरोध करते हैं। जब तक हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं बनता तब तक हम इस मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। ठीक है। जिला परिषद बीडीसी तथा अन्य निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। भाजपा शिमला जिला इकाई के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करने के बजाय चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर डाल रही है। धरने को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव संपन्न हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जिला परिषद, ब्लॉक विकास समिति, बीडीसी तथा नगर निकायों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं करवाए गए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप बताते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव परिणाम आने के बावजूद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव लंबे समय तक लंबित रखे गए हैं। केशव चौहान ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों में जनता ने कांग्रेस सरकार को करारा जवाब दिया है और अधिकांश स्थानों पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों की जीत दिखाई दी है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के सभी 12 जिलों को जिला परिषदों में भाजपा समर्पित सदस्यों को बहुमत प्राप्त है और चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन पदों पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों की जीत तय है। उनका आरोप है कि इसी कारण सरकार चुनाव करवाने से बच रही है और जानबूझकर प्रक्रिया में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की परिचय बैठक आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगला कदम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर चुनाव को अनावश्यक रूप से टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मीडिया कर्मियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिजनों और आम लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी और लोगों के साथ व्यवहार किया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और सरकार का दायित्व है कि वह निर्वाचित संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करे। यदि चुनाव प्रक्रिया आने के बाद भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव टाले जाते हैं तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि आगामी 2 दिनों के भीतर
जिला परिषद और बीडीसी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई तो पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज कर देगी। मुर्दाबाद 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 प्रदेश सरकार हाथ तू प्रदेश सरकार हाथ तू कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रही है, पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ना करवा के कोर्ट के आदेश पर करवाने पड़े, उसके बाद जनता ने इनको करारा जवाब दिया और प्रदेश भर में बुरी तरह से इनकी हार हुई। उस हार को छुपाने के लिए, उसे दबाने के लिए, जनता के मैंडेट को नकारने के लिए, उसे कुचलने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है, आपने देखा होगा कि अभी तक जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्रदेश भर में नहीं बन पाए और बीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नहीं बन पाए। आप देखेंगे तो नगर निकाय जो है उसके भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नहीं बना पा रही है। प्रदेश सरकार पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि इतना समय चुनाव को बीत चुका है और अभी तक इन्होंने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नहीं बनाए। अगर हम जिला परिषद की बात करें तो लगभग 10 जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय किए थे उनकी अगर हम बात करें तो हम जीत कर आए हैं। लगभग हम 12 के 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाने वाले थे, लेकिन ये बार बार इन चुनाव को टाल रहे हैं। आज भी इन्होंने कोई परिचय बैठक के नाम पर बैठक रखी है, भारतीय जनता पार्टी जिसका विरोध करती है और किस बात का परिचय करना चाहते हैं। आपने देखा होगा शिमला की अगर हम बात करते हैं तो बचत भवन में मीडिया के साथ क्या दुर्व्यवहार उस दिन, जिस दिन शपथ समारोह हुआ उसमें किया। पत्रकारों तक को बाहर निकाल दिया गया, परिजनों को जो जीतकर प्रत्याशी आए हैं उनके परिजनों को बाहर निकाल दिया गया। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो सरकार को चेताने के लिए है, सरकार को चेतावनी देने के लिए है। आज सिंबॉलिक है। आज हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे कि 2 दिनों के अंदर अगर इन्होंने जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की डेट नहीं निकाली तो पूरे जिला में, पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन होंगे, मंडल स्तर तक होंगे, जिला परिषद वार्ड स्तर तक होंगे और ब्लॉक स्तर तक धरना प्रदर्शन होंगे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विशेष तौर पर हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको दबाने का प्रयास ना करें। मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि जिला परिषद और बीडीसी तो सिर्फ एक दिन के ही वैल्यू रखते हैं। इस प्रकार का अपमान वो जब मीडिया के सामने और पूरे प्रदेश के सामने कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो हार की बौखलाहट है, ये पूरी तरह से हारे हैं। अपनी हार को छुपा के कुछ नहीं होगा। मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो तुरंत जिला परिषद के, नगर निकाय के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनने हैं उसकी डेट्स निकाले और तुरंत प्रभाव से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह बरागटा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के बागवानों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बागवानी क्षेत्र से जुड़े गंभीर मुद्दों का समाधान करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बागवान आज उत्पादन में गिरावट, बढ़ती लागत, कृषि सामग्री की कमी, लंबित भुगतानों के अभाव जैसी कई महत्वपूर्ण समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार केवल नई गाइडलाइंस जारी कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। चेतन बरागटा ने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा
सीधे तौर पर प्रदेश के बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एंटी हेलनेट सब्सिडी का लाभ बागवानों तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि केंद्र सरकार इसकी राशि पहले ही जारी कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीपी सेंटरों में आवश्यक दवाइयों की कमी है और HPMC खाद, स्प्रे ऑयल और अन्य कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के लिए विफल रहा है। उन्होंने कहा कि MIS के तहत खरीदी गई सेब की बोरियों का भुगतान अब तक लंबित है और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हजारों बोरियां सेब सड़ने से बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिरक्टा ने कहा कि FTA का मुद्दा उठाने से पहले प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उन्होंने सरकार से लंबित भुगतान तत्काल जारी करने, एंटी हेलनेट सब्सिडी प्रभावी ढंग से लागू करने और कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध कराने तथा बागवानों के हित में ठोस और पारदर्शी नीति बनाने की मांग की है। नमस्कार। हर साल हमारी जो प्रोडक्शन है सेब की, जो हमारी क्वालिटी है वो कम होती जा रही है, डिटोरेट होती जा रही है। आज हम लोगों को सबको मिलकर सरकार के साथ तय करना पड़ेगा कि आगे 20 साल तक हम क्या करें। सेब पर बहुत बड़ा खतरा हम लोगों के सामने है। कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ साल पहले तक जो सब्सिडियाँ थी वो हमें मिला करती थी, चाहे वो एंटी हेलनेट्स पर हो, चाहे बाकी इनपुट टूल्स पर हो, उपकरणों पर हो, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी है। इसी के साथ साथ लगभग 150 करोड़ रुपया HPMC ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हम बागवानों का देना है और उस पर भी सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। याद करिए, सुबह 2 बजे बागवानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ा क्योंकि वो अपना डिमांड, जो उनका ड्यू था, वो मांग रहे थे, पर उसमें भी सरकार ने पूरी तरह से मौन जो है वो साथ रखा। उसी के साथ साथ पिछले साल इन्होंने बोरियों को भी जो है वो जमीन में गाड़ने का काम किया। ऐसी हालत हमने बागवानों की पहले कभी नहीं देखी। जब से हिमाचल प्रदेश बना है ऐसा स्थिति हमने कभी नहीं देखी थी। आज बागवान लाचार है, बागवानों को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। सरकार को आज हमारे को सपोर्ट करना चाहिए, पर उन्होंने पूरी तरह से हमारे से मुंह मोड़ के रखा है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से, जो हमारे ड्यूज हैं, जो हमारी दवाइयां हैं, जो हमारी पेमेंट्स हैं और जो बाकी जो भी पेंडिंग इश्यूज हमारे हैं, उनको इमीडिएटली सरकार उसको रिजॉल्व करे और तुरंत हमारा जो है भुगतान करे। हर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये नई गाइडलाइंस लेकर आ जाते हैं। कभी बोलते हैं पर्चे तिथि में लेकर आओ, कभी बोलते हैं उद्यान कार्ड लेकर आओ, कभी बोलते हैं कि 30 बोरियों तक पैसे देंगे, कभी बोलते हैं 100 बोरियों से ऊपर जो है वो हम नहीं लेंगे। तो सरकार पूरी तरह से इसमें कंफ्यूज्ड है। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि आप बागवानों को जो है ऐसे लाचार मत छोड़िए। आज आप बात करते हैं मोदी सरकार की, मैं इस बात का यहाँ से जो है बागवानों को विश्वास देता हूँ। हमने लगातार जो है केंद्र सरकार ने आपको सब्सिडियों का पैसा दिया, पर उस सब्सिडियों का पैसा आपने आगे बागवानों को नहीं दिया। आज आप बात करते हैं FTA की, आज आप बात करते हैं कि आप मोदी सरकार का घेराव करेंगे। पहले जो संघीय ढांचे में जो आपका कर्तव्य है, हिमाचल प्रदेश सरकार का कर्तव्य है, उससे तो पूरा निभाइए। और मैं इस बात का सबको विश्वास दिलाता हूँ, FTA के माध्यम से जो भी सेब हिंदुस्तान की धरती पर आएगा, उसे हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, बागवानों को कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ने वाला। तय करिए कांग्रेस पार्टी की सरकार, क्या आप बागवानों के साथ हैं कि आज आप हमारे साथ नहीं हैं। कुनिहार प्रीमियर लीग KPL नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के दूसरे दिन लाइट्स की रोशनी में खेले गए मुकाबलों ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। दिन का सबसे चर्चित मुकाबला घनागू घाट और कुथेर की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें घनागू घाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल और चौके छक्कों की बरसात ने मैदान में मौजूद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दूसरे दिन के मुकाबलों में चिराग कॉर्प सोसाइटी, कुनिहार
सरकार के प्रबंध निदेशक MP सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन समिति की ओर से राहुल और हरजिंदर ठाकुर ने उन्हें हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र और HK भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच पर आयोजन समिति के सदस्य गौरव शर्मा, नवीन शर्मा, विकास कंवर, मनोज गर्ग, सुमित और सचिन ठाकुर और आशीष भी मौजूद रहे। सभी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए टूर्नामेंट को सफल बनाने में सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि MP सिंह ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेलने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी तथा आयोजन के लिए 3100 की राशि भी भेंट करी। दिन के मुख्य मुकाबले में घनागू घाट की टीम ने शानदार सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए कोथेर को हराकर सेमीफाइनल में टिकट हासिल किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे मैच के दौरान शानदार खेल का प्रदर्शन किया, जिससे मुकाबला काफी रोमांचक रहा। मैदान में मौजूद दर्शकों ने खिलाड़ियों का तालियों और उत्साह के साथ हौसला बढ़ाया। आयोजन समिति ने सभी खिलाड़ियों, मुख्य अतिथि, सहयोगियों और क्रिकेट प्रेमियों का धन्यवाद करते हुए आगामी मुकाबलों में भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील करी। समिति ने विश्वास जताया है कि आने वाले मुकाबले भी इसी तरह रोमांचक होंगे और खेल प्रेमियों को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। जिला पुलिस शिमला में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 NDPS मामलों में करीब 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP मेहर पवार ने बताया कि पुलिस अब केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ड्रग के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी कार्यवाही कर रही है। ASP ने बताया कि पहले मामले में रामपुर पुलिस ने फरवरी 2025 में साहिल के कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन छटा बरामद की थी। जांच के दौरान ड्रग नेटवर्क से जुड़े गोविंद सिंह, राकेश कुमार, मनमोहन सिंह, दीपक और राकेश सहित अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। मामले में 3 आरोपियों को करीब 32 लाख रुपए की अवैध संपत्ति, जिसमें लग्जरी वाहन और 44.1 ग्राम सोना शामिल है, जिसे फ्रीज कर लिया गया है। दूसरे मामले में चेतन चौहान के खिलाफ पहले से दर्ज NDPS मामलों की जांच के दौरान उसकी करीब 38 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। इसमें एक ट्रक, एक कार, 74 ग्राम सोना, बैंक खाते और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ASP मेहर पवार ने बताया कि दोनों मामलों में कुल 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है। वर्ष 2026 के पहले 6 महीनों में वीडियो जांच के आधार पर 4 मामलों में 6 आरोपियों की 1.83 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी नशा तस्करी के खिलाफ आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। जिला शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध निरंतर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में न केवल शिमला पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में उपमंडल रामपुर के 2 मामलों में लगभग 70 लाख मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है। पहले मामले में दिनांक 11 फरवरी 2025 को डिटेक्शन सेल रामपुर द्वारा एक खुफिया सूचना के आधार पर एक व्यक्ति साहिल निवासी किन्नौर के कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिस पर NDPS एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की गहन जांच के दौरान बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेजेस स्थापित कर 6 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति रामपुर निवासी गोविंद सिंह, राकेश कुमार, मनमोहन सिंह, दीपक व राकेश हैं। इन सभी आरोपियों को धारा 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मामले में विस्तृत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई, जिसके अंतर्गत इनमें से 3 आरोपियों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित लगभग 32 लाख मूल्य की अवैध संपत्ति चिन्हित की गई। इनमें लग्जरी गाड़ियां, 44 ग्राम से अधिक सोना व अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। इन संपत्तियों को विधि अनुसार जब्त कर लिया गया है।
वहीं दूसरे मामले में चेतन चौहान जिसके पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 2 मामले रामपुर थाने में पंजीकृत थे, को पिट एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत इसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई। पिट एनडीपीएस के अंतर्गत 25 अप्रैल 2026 को आरोपी चेतन को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में यह कैथू जेल में बंद है। आरोपी की निरोधात्मक गिरफ्तारी के उपरांत उसकी विस्तृत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी अमल में लाई गई। जांच के दौरान आरोपी की 38 लाख मूल्य की अवैध संपत्ति चिन्हित की गई। इसमें गाड़ियां, ट्रक, 74 ग्राम से अधिक सोना, बैंक के खाते एवं अन्य वित्तीय संपत्तियां भी शामिल हैं। इन संपत्तियों को भी विधि अनुसार जब्त कर लिया गया है। इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर 70 लाख की संपत्ति को फ्रीज करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है। जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त चारों आरोपियों के पास आय का कोई भी ज्ञात या वैध स्रोत उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद भी लगभग पिछले 6 वर्षों के भीतर इन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी के आधार पर ये संपत्तियां अर्जित की थी। जिला पुलिस इस कार्रवाई के द्वारा यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध केवल आपराधिक मुकदमे ही दर्ज नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे भी विधि अनुसार जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्ष 2026 में 6 महीनों के भीतर ही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब तक 4 मामलों में 6 आरोपियों की 1 करोड़ 80 लाख से अधिक अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि पिछले 2 वर्षों में यह कार्रवाई शून्य थी, जिनमें से एक मामले में 53 लाख की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसे न्यू दिल्ली स्थित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा भी जिसकी पुष्टि की गई है। नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी वित्तीय जांच एवं संपत्ति संबंधी कार्रवाई पूरी दृढ़ता से अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों में शुमार सोलन सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सीजन की शुरुआत में ही टमाटर के भाव बढ़कर 700 रुपए प्रति क्रेट तक पहुंच गए हैं, जिससे किसानों के बीच उत्साह का माहौल है। कुछ ही दिनों पहले एक स्थानीय टमाटर की 1 क्रेट 300 से 400 रुपए के बीच बिक रही थी, लेकिन अचानक आई तेजी ने बाजार की तस्वीर ही बदल दी है। दामों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी ने न केवल किसानों की राहत दी है, बल्कि मंडी में कारोबार करने वाले आढ़ती और व्यापारियों की गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। सोलन जिला लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में सब्जी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक, मटर और अन्य नकदी फसलों की खेती करते हैं। विशेष रूप से टमाटर किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में सीजन की शुरुआत से ही अच्छे दाम मिलना किसानों के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मंडी से जुड़े व्यापारियों और आढ़तियों के अनुसार वर्तमान समय में सोलन जिले में टमाटर का सीजन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। अभी केवल सिंचाई सुविधाओं वाले चुनिंदा क्षेत्रों में ही टमाटर की फसल मंडी तक पहुंच रही है। बाजार में आपूर्ति कम होने और मांग बनी रहने के कारण कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल गंबर पुल, कंडा घाट, साधु पुल, अश्वनी घाट, मनलोक और अन्य नदी पार क्षेत्रों में टमाटर की आवक हो रही है। इन इलाकों में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होने के कारण फसल अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाती है। परिणाम स्वरूप सीजन के शुरुआती दौर में इन क्षेत्रों के किसानों को सबसे पहले बाजार का लाभ मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक जिले के अन्य वर्षा आधारित क्षेत्रों से फसल मंडी में नहीं पहुंचे, तब तक बाजार में टमाटर की उपलब्धता सीमित बनी रहेगी और कीमतों में मजबूती भी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार टमाटर उत्पादकों को लागत के अनुरूप दाम नहीं मिल पाए थे। कई अवसरों पर किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों पर ही बेचनी पड़ी थी। ऐसे में इस बार सीजन की शुरुआत ही अच्छे भाव में मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि बीज, खाद, कीटनाशक
मजदूरी और सिंचाई की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यदि बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते तो खेती घाटे का सौदा बन सकती थी, लेकिन वर्तमान भाव ने किसानों को उम्मीद दी है कि इस बार उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिल सकता है। कई किसानों ने बताया कि अभी उनकी फसल पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। यदि आने वाले कुछ सप्ताह तक बाजार में इसी तरह तेजी बनी रहती है तो उन्हें आर्थिक लाभ काफी ज्यादा प्राप्त हो सकता है, जिससे आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मंडी में टमाटर की कीमत उसकी गुणवत्ता, आकार, रंग और ग्रेड के आधार पर तैयार की जाती है। अच्छे आकार, बेहतर गुणवत्ता वाले टमाटरों को सबसे अधिक कीमत मिल रही है। वहीं सामान्य गुणवत्ता वाले टमाटर भी पिछले कुछ दिनों की तुलना में बेहतर भाव पर बिक रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि इस बार बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर की मांग अधिक है। बाहरी राज्यों के व्यापारी भी बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने में रुचि दिखा रही है। यही वजह है कि उच्च ग्रेड के टमाटरों को 700 रुपये प्रति क्रेट तक के भाव मिल रहे हैं। टमाटर के दाम बढ़ने के साथ ही सोलन सब्जी मंडी में गतिविधियां भी तेज होने लगी है। सुबह से ही किसानों की आवाजाही बढ़ गई है और मंडी में बोली लगाने वाले व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि अच्छी कीमतों की खबर फैलने के बाद कई किसान अपनी फसल जल्द मंडी तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आढ़ती भी अधिक मात्रा में उपज खरीदने के लिए सक्रिय हो गए हैं। मंडी में लगातार बढ़ती हलचल इस बात का संकेत है कि टमाटर का कारोबार आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि टमाटर के दामों पर मौसम का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि मौसम अनुकूल रहता है तो फसल को किसी भी प्रकार की बीमारी या प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ता तो उत्पादन बढ़ सकता है। हालांकि अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि या रोगों के प्रकोप से फसल प्रभावित होने पर बाजार में कीमतें और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में मौसम की स्थिति किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में उत्पादित टमाटर की मांग केवल राज्य तक सीमित नहीं रहती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर भारत के कई अन्य बाजारों में भी यहाँ से टमाटर भेजा जाता है। यदि बाहरी राज्यों से मांग बढ़ती है तो स्थानीय स्तर पर आवक सीमित रहती है तो कीमतों में और तेजी देखने को भी मिल सकती है। वर्तमान में कई व्यापारियों की नजर बाहरी बाजारों की मांग पर बनी हुई है।